हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस नई सीरीज में हम देखेंगे एक ऐसी दुनिया जहां पावर और कल्टीवेशन ही सब कुछ है। एक बेटा जिसे उसके ही परिवार ने धोखा देकर मौत के मुंह में धकेल दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए, पर वो मरा नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक ताकत और सिस्टम के साथ वापस लौटा है जो किसी की भी पावर को चुरा सकता है। अब शुरू होगा उसका बदला जो सबको हिलाकर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग फैमिली का एक बहुत बड़ा और ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे मेहमान और लोग जमा होते हैं और माहौल काफी सीरियस और हाइप से भरा होता है। जियांग फैमिली का हेड जो कि पैट्रियार्क है और जियांग चेन का फादर भी है, वो अपने थ्रोन पर पूरे एटीट्यूड के साथ बैठा होता है और सबके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि उनकी जियांग फैमिली एक एंशिएंट रिचुअल का इस्तेमाल करके किंग ऑफ बीस्ट को सील करने जा रही है। वो बड़े गर्व से बताता है कि इस सील की वजह से उनके नॉर्दर्न रीजन में अगले 100 साल तक पूरी तरह से शांति बनी रहेगी और किसी भी बीस्ट टाइड का कोई खतरा नहीं होगा। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इस खुशी के माहौल में एक ट्विस्ट आता है। वहाँ पर एक मिस्टीरियस लड़का एंट्री लेता है। उसने एक लंबा फटा हुआ क्लोक पहना होता है और उसके पीछे कोई आम जानवर नहीं बल्कि बहुत सारे खतरनाक और टेरिफाइंग लेवल के बीस्ट चलकर आ रहे होते हैं। जैसे ही वो लड़का अपना हुड हटाता है, वहाँ खड़े सभी लोग उसे देखकर पूरी तरह से हैरान और डर जाते हैं। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जियांग फैमिली का तीसरा बेटा जियांग चेन होता है। जियांग चेन अपने फादर की तरफ गुस्से से देखते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहता है कि फादर, आपने मेरी लाइफ का सौदा करके ये पीस खरीदी है, तो फिर आज इस सेलिब्रेशन में आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में बातें और विस्पर्स करने लगते हैं। वो सब एक दूसरे से शॉक्ड होकर कहते हैं कि क्या ये सच में जियांग चेन है? पर ये तो मर चुका था ना, इसे तो रिफ्ट के अंदर फेंक दिया गया था। फिर ये जिंदा कैसे बच गया और इन बीस्ट्स को कंट्रोल कैसे कर रहा है? सबके चेहरे पर शॉक साफ नजर आ रहा होता है। तभी जियांग चेन का सबसे बड़ा भाई, जिसे हम एल्डस्ट ब्रदर कहेंगे, वो आगे आता है। वो ऊपर से दिखावा करते हुए और एक फेक स्माइल के साथ कहता है कि थर्ड ब्रदर, तुम जिंदा हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारा वापस आना हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है। पर जियांग चेन अपने भाई की इन झूठी बातों में बिल्कुल नहीं आता। वो अपने भाई के पास जाता है और उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है कि एल्डेस्ट ब्रदर, पिछली बार जब आपने मेरे शोल्डर पर प्यार से हाथ रखा था तो आपने अपनी स्वॉर्ड ची का इस्तेमाल करके मेरे 3 मेन एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को सील कर दिया था। आपने मेरी सारी पावर ब्लॉक कर दी थी ताकि मैं रिफ्ट में जाकर खुद को बचा ना सकूं और वहीं पर मर जाऊं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये धोखा देने के बाद भी आपने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था कि थर्ड ब्रदर, तुम जियांग फैमिली के हीरो हो। ये सब सुनकर एल्ड्स ब्रदर का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और वो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। तभी उनका फादर, जो कि पैट्रियार्क है, वो अपनी जगह से गुस्से में खड़ा होता है। उसके पीछे बहुत सारी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स हवा में तैर रही होती हैं जो उसकी कल्टीवेशन पावर को दिखाती हैं। वो जियांग चेन से कहता है कि जियांग चेन, जब तुम जिंदा वापस आ ही गए हो तो जियांग फैमिली तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेगी। पर आज यहाँ पर चारों तरफ से इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और तुम इन बीस्ट को लेकर हमारी एंसेस्ट्रल लैंड में घुस आए हो। क्या तुम पूरी दुनिया के सामने हमारी जियांग फैमिली का मजाक उड़ाना चाहते हो? जियांग चेन इस बात पर एक बिटर स्माइल देता है और कहता है कि मजाक? एक फादर अपने ही बायोलॉजिकल सन को रस्सियों से बांधकर रिफ्ट के अंदर फेंक देता है ताकि वो बीस्ट का शिकार बन जाए और बोटी बोटी नोच लिया जाए। क्या ये सबसे बड़ा मजाक नहीं है? वहाँ पर होली मैडन पैलेस का एक रिप्रेजेंटेटिव भी बैठा होता है। जियांग चेन उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि नॉर्दर्न रीजन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में तो ये लिखा गया है कि मैंने अपनी मर्जी से वॉलंटरी सैक्रिफाइस दिया था, पर सच्चाई तो ये है कि मुझे जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेला गया था। ये सब सुनकर एल्ड्स्ट ब्रदर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जियांग चेन पर अटैक करते हुए चिल्लाता है कि तू अभी मर जा। वो पूरी स्पीड और पावर से अपनी स्वॉर्ड जियांग चेन के चेहरे की तरफ थ्रस्ट करता है, पर जियांग चेन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। वो बस आराम से अपने 2 फिंगर्स आगे करता है और एल्ड्स ब्रदर की उस पावरफुल ग्लोइंग स्वॉर्ड को अपने 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लेता है। एल्ड्स ब्रदर पूरी ताकत लगाता है पर स्वॉर्ड 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। फिर जियांग चेन हल्के से अपनी उंगलियों को ट्विस्ट करता है और वो स्वॉर्ड वहीं पर शीशे की तरह टूट कर बिखर जाती है। जियांग चेन अपने भाई को तांट करते हुए कहता है कि एल्ड्स ब्रदर, क्या आपके पास बस इतनी ही पावर है? अपने बड़े बेटे को इस तरह से बेइज्जत होते देखकर फादर को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक लॉन्च करता है जिसका नाम क्रेन क्राई स्वॉर्ड सेवरिंग होता है। एक मैसिव स्वॉर्ड एनर्जी का बीम सीधा जियांग चेन की तरफ बढ़ता है, पर इस बार जियांग चेन अपने बचाव के लिए अपनी हिडन पावर का इस्तेमाल करता है। उसके गर्दन पर डार्क पर्पल कलर के स्केल्स अपीयर होने लगते हैं और उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक डेमोनिक बीस्ट की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी आंखों से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगती है और वो इजीली अपने फादर के उस मैसिव अटैक को ब्लॉक कर देता है।
जियांग चेन सबको बताता है कि इस बीस्ट का नाम हुआंग लिन है। वो एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि आप लोग इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं, सेलिब्रेशन तो अभी बस शुरू हुई है और डिशेस तो एक एक करके सर्व की जाएंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर से जियांग चेन की सेकंड सिस्टर बाहर आती है। वो जियांग चेन को जिंदा देखकर रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि थर्ड ब्रदर तुम जिंदा हो, ये देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वहाँ खड़े बाकी लोग सेकंड सिस्टर की इस एक्टिंग को देखकर कहते हैं कि जियांग फैमिली की सेकंड सिस्टर कितनी काइंड हार्टेड और अच्छी है। पर जियांग चेन उसके इन झूठे आंसुओं से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। वो अपने कपड़ों के अंदर से एक वाइन का जग निकालता है और उसे सबके सामने दिखाता है। जियांग चेन अपनी सेकंड सिस्टर से कहता है कि सेकंड सिस्टर, आधे साल पहले तुमने मुझे ये वाइन का जग दिया था। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये वाइन पी लूंगा तो रिफ्ट में जाने के बाद मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। मैं इस वाइन को वहाँ से वापस ले आया हूँ। ये बोलकर जियांग चेन उस जग का ढक्कन खोलता है और उसमें से थोड़ी सी वाइन जमीन पर गिराता है। जैसे ही वो वाइन जमीन पर गिरती है, उसमें से पर्पल कलर का धुआं निकलने लगता है और वो सॉलिड स्टोन फ्लोर को पूरी तरह से जलाकर उसमें एक बड़ा सा होल बना देती है। वो वाइन नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और हाईली कोरोसिव पॉइजन था। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि सेकंड सिस्टर ने अपने ही भाई को जहर देकर मारना चाहा था। होली मेडन पैलेस का जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा था वो भी गुस्से में खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि होली मेडन पैलेस के लोग कभी भी अपने ही परिवार को पॉइजन देकर नहीं मारते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। सेकंड सिस्टर ये सुनकर पूरी तरह से पैनिक करने लगती है। वो अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि थर्ड ब्रदर रिफ्ट के अंदर जाकर दुख सहे। वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है और खतरनाक बीस्ट घूमते रहते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि बीस्ट उसे जिंदा नोच नोच कर खा जाए, इसलिए मैंने सोचा कि उसे एक डिग्निफाइड मौत दे दूं ताकि उसकी तकलीफ जल्दी खत्म हो जाए। जियांग चेन इस बात पर एक जोरदार तांट मारता है और कहता है कि एक ऐसा जहर जो इंसान के जिस्म को अंदर से बाहर तक जलाकर रख दे, क्या तुम उसे डिग्निफाइड मौत कहती हो? तभी उनका फादर बीच में बोलता है। वो कहता है कि जियांग चेन, ये वाइन तुम्हें देने का फैसला मेरा था, तुम्हारी सेकंड सिस्टर का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर तुम्हें नफरत करनी है तो मुझसे करो। फादर आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं ये फैसला जियांग फैमिली और इस नॉर्दर्न रीजन के लिए लिया था। तुम्हारा टैलेंट सिर्फ ई रैंक का था। तुम ना तो रिफ्ट को डिफेंड कर सकते थे और ना ही बीस्ट टाइड से लड़ सकते थे। इसलिए एक इंसान की जान देकर अगर पूरे नॉर्दर्न रीजन को 100 साल की शांति मिल सकती है तो ये सौदा बिल्कुल वर्थ इट था। वहाँ खड़े सभी लोग फादर की इस बात से एग्री करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि फादर ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था। जियांग चेन उन सब की बातें सुनकर एक बिटर स्माइल देता है। वो कहता है कि अगर आप सबको लगता है कि मेरा सैक्रिफाइस वर्थ इट था तो आज मैं जो भी करने जा रहा हूँ वो भी पूरी तरह से वर्थ इट होगा। फिर वो अपनी सेकंड सिस्टर के सामने वो पॉइजन वाला जग करता है और कहता है कि सेकंड सिस्टर, तुमने कहा था ना कि इस वाइन को पीने से दर्द कम हो जाता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। तुम खुद इस वाइन का एक सिप पीकर दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि क्या सच में इससे दर्द नहीं होता। सेकंड सिस्टर बुरी तरह से डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भागती हुई आती है। वो बच्ची एल्स्ट ब्रदर की बेटी होती है। वो सीधा जियांग चेन के पास आती है और खुशी से उसे थर्ड अंकल कहकर बुलाती है। वो कहती है कि थर्ड अंकल, आप वापस आ गए। मेरी मॉम ने तो कहा था कि आप कभी वापस नहीं आओगे। जियांग चेन का गुस्सा उस बच्ची को देखकर थोड़ा शांत हो जाता है। वो नीचे बैठकर प्यार से उस बच्ची का चेहरा साफ करता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। पर इसी वक्त जब जियांग चेन उस बच्ची के साथ डिस्ट्रैक्टेड होता है, एल्डेस्ट ब्रदर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो पीछे से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है। एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग बीम ऑफ लाइट आसमान से सीधा जियांग चेन के ऊपर गिरती है। इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और आसपास के पिलर्स टूटकर गिरने लगते हैं। बच्ची की माँ, जो कि एल्डेस्ट ब्रदर की वाइफ है, वो डर के मारे चिल्लाती है और भागकर अपनी बेटी को फ्लाइंग डेब्री से बचाने के लिए उसके ऊपर गिर जाती है। जब वहाँ से धुआं और धूल हटती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। जियांग चेन उस अटैक के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होता है और उसे एक खरोंच तक नहीं आई होती। उसने अपने हाथ में एक डार्क एनर्जी को होल्ड किया होता है जिसने उस अटैक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया था। एल्डेस्ट ब्रदर की आंखों में खौफ साफ दिख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जियांग चेन पर बेअसर कैसे हो गया। जियांग चेन धीरे धीरे चलकर अपने एल्डेस्ट ब्रदर के पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके आर्म को पकड़ लेता है। जैसे ही जियांग चेन उसको टच करता है, उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई देता है, स्टील ट्रिगर्ड एज इज रैंक टैलेंट स्वॉर्ड इमॉर्टल दाओ, स्टील सक्सेसफुल। जियांग चेन की आंखें अचानक से एक ब्राइट ब्लू कलर में ग्लो करने लगती हैं और एक होलोग्राफिक सिस्टम इंटरफेस उसके सामने पॉप अप होता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि स्टील सक्सेसफुल हो चुका है। एल्डेस्ट ब्रदर को अचानक महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से कुछ बहुत ही कीमती चीज खींचकर बाहर निकाल ली गई है। वो अपनी स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता। उसे रियलाइज होता है कि उसका स्वॉर्ड दाव पूरी तरह से छिन चुका है। वो जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह से तड़पने लगता है। जियांग चेन उसके पास
खड़े होकर कहता है कि एल्डेस्ट ब्रदर, आपने उस दिन मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर कहा था ना कि मैं जियांग फैमिली का हीरो हूँ। एक हीरो के पास तो स्वॉर्ड होनी चाहिए, पर अब आपके हाथ में क्या बचा है? आप तो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अपने बड़े बेटे की ये हालत देखकर फादर गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी पूरी ताकत को जमा करने लगता है ताकि वो जियांग चेन पर अटैक कर सके। पर जियांग चेन उसकी तरफ ध्यान दिए बिना अपनी सेकंड सिस्टर के पास जाता है। वो सेकंड सिस्टर से कहता है कि सेकंड सिस्टर, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए एक वुडन टाइगर कार्व किया था। उस टाइगर को बनाते वक्त मेरे हाथ पर 2 बार कट लग गया था। जब तुमने उसे देखा था तो तुमने कहा था कि थर्ड ब्रदर जो भी बनाता है वो बहुत अच्छा होता है। पर अगले ही दिन जब मैं तुम्हारे कमरे में गया तो मैंने देखा कि तुमने उस वुडन टाइगर को अपने मेकअप बॉक्स के पीछे छुपा दिया था। तुम्हें डर था कि अगर सेलिब्रेशन में कोई मेहमान आएगा और उस सस्ते से टाइगर को देखेगा तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी। तुम हमेशा से ऐसी ही फेक थी। ये बोलते ही जियांग चेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सेकंड सिस्टर के आर्म को टच करता है। एक बार फिर से सिस्टम ट्रिगर होता है। स्टील ट्रिगर्ड एज रैंक टैलेंट होली मेडन्स लाइट, स्टील सक्सेसफुल। जैसे ही जियांग चेन उसका टैलेंट चुराता है, सेकेंड सिस्टर की बॉडी में एक अजीब सा रिएक्शन होता है। उसकी जवान और खूबसूरत स्किन अचानक से झुर्रियों में बदलने लगती है। उसके काले बाल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं और वो देखते ही देखते एक बूढ़ी औरत में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वहाँ खड़े लोग ये हॉरिफाइंग सीन देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जियांग चेन ने उसकी उम्र चुरा ली है, पर जियांग चेन उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये कोई जादू नहीं है। सेकेंड सिस्टर का जो होली मेडन टैलेंट था वो पिछले 20 सालों से उसकी बॉडी की यूथ को फ्रीज करके रखे हुए था। अब जब मैंने वो टैलेंट चुरा लिया है तो उस टैलेंट को मेंटेन करने के लिए जो लाइफ फोर्स लग रही थी उसका बिल अचानक से ड्यू हो गया है। इसलिए इसकी बॉडी एक ही झटके में अपनी असली उम्र में वापस आ गई है। सेकेंड सिस्टर जमीन पर बैठकर अपने बूढ़े हाथों को देखकर बुरी तरह से रोने लगती है। तभी होली मेडन पैलेस का वो रिप्रेजेंटेटिव गुस्से से आगे आता है। वो जियांग चेन पर इल्जाम लगाता है कि उसने उनके पैलेस का इनहेरिटेंस टैलेंट चुरा लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। पर जियांग चेन बिल्कुल शांत रहता है। वो उस आदमी को देखते हुए कहता है कि होली मेडन्स लाइट कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पैलेस ने इसे दी हो। ये टैलेंट तो हेवनली दाव ने अवेकनिंग डे पर इसकी बॉडी में डाला था। ये इसका अपना पर्सनल टैलेंट था, इसलिए मैंने जो चुराया है वो इसकी प्रॉपर्टी थी। इसका तुम्हारे पैलेस से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जियांग चेन पलटकर अपने फादर की तरफ देखता है। वो अपने फादर से पूछता है कि फादर, क्या यही वो जियांग फैमिली है जिसकी आपने उम्मीद की थी? फादर का गुस्सा अब अपने पीक पर होता है। वो अपने थ्रोन पर बैठकर एंसेस्ट्रल हॉल के नीचे दबे हुए जियांग फैमिली के अल्टीमेट ची युन एरे को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। ये एरे जियांग फैमिली की किस्मत और डेस्टिनी को कंट्रोल करता था। पर जियांग चेन एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि फादर, जब मैं इस मेन गेट से अंदर आ रहा था तभी मैंने उस एरे को टच कर लिया था। फादर को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, पर जब वो अपने एरे की पावर को महसूस करने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि जियांग फैमिली की सारी चीयुन यानी उनकी आने वाली पुश्तों की किस्मत, उनकी पावर और उनकी डेस्टिनी पूरी तरह से छिन चुकी है। जियांग चेन ने उनका सब कुछ चुरा लिया था। फादर को एक गहरा झटका लगता है और वो अपने थ्रोन पर बुरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। एरे की वजह से हवा में तैरती हुई जितनी भी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स थी वो सब एक एक करके अपनी पावर खो देती हैं और जमीन पर गिरने लगती हैं। जियांग फैमिली जो कुछ देर पहले तक इस नॉर्दर्न रीजन की सबसे ताकतवर फैमिली थी, अब वो एक ही पल में पूरी तरह से बर्बाद और पावरलेस हो चुकी थी। अब सीन में हम देखते हैं कि जियांग चेन उस छोटी बच्ची की माँ यानी अपनी सिस्टर इन लॉ के पास जाता है। वो औरत जमीन पर बैठी रो रही होती है और उसके हाथ में अपनी बेटी के लिए बनाए गए लाल रंग के टाइगर शूज होते हैं। वो जियांग चेन को देखती है और रोते हुए उसे शियाओ चेन कहकर बुलाती है। वो कहती है कि शियाओ चेन, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। फिर वो जियांग चेन के इंजर्ड हाथ को देखती है और पूछती है कि तुम उस खतरनाक रिफ्ट के अंदर से जिंदा वापस कैसे आए? वहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जियांग चेन उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। मैं टूटे हुए पत्थरों और मलबे के बीच में खड़ा था और मेरे पीछे 10,000 खतरनाक बीस्ट खड़े थे। मैंने वहाँ से निकलने के लिए अपने भाई का स्वॉर्ड दाव चुरा लिया। मैंने इस फैमिली की ची युन चुरा ली, पर एक चीज है जो मैं कभी नहीं चुराऊंगा और वो है जो इस वक्त तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में सिर्फ एक माँ का प्यार और ये बच्चे के शूज हैं। फिर जियांग चेन का एक्सप्रेशन थोड़ा सैड हो जाता है। वो एक ऐसी बात याद करता है जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया था। वो सिस्टर इन लॉ से पूछता है कि भाभी, रिफ्ट में जाने से पहले उस रात तुमने मुझे जो लॉन्गेविटी नूडल्स का बाउल दिया था उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हें अच्छे से पता था कि जब मैंने वो नूडल्स खाए तो मुझे उसमें मिली हुई दवाई का टेस्ट आ गया था। क्या उस वक्त तुम्हें डर नहीं लग रहा था? ये सुनकर सिस्टर इन लॉ बुरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। वो कन्फेस करती है कि हाँ, उसने ही उन नूडल्स में सिडेटिव मिलाया था। वो बताती है कि उसके फादर इन लॉ यानी जियांग चेन के फादर ने ही उसे वो ड्रग पाउडर दिया था और कहा था कि इसे जियांग चेन के खाने में मिला देना। वो
वो रोते हुए कहती है कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर जबरदस्ती वो जहर नहीं मिलवाया था, मैंने खुद अपने हाथों से उसे मिलाया था। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि मैं ये करूं या ना करूं। वो आगे बताती है कि जब सुबह होने वाली थी तो मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। तुम सो रहे थे और तुमने अपने हाथों की उंगलियों को बिल्कुल वैसे ही टाइट पकड़ा हुआ था जैसे तुम 3 साल की उम्र में पकड़ते थे। मैं बस यही सोच रही थी कि उस रिफ्ट के अंदर कितना अंधेरा होगा, वहाँ कितनी ठंड होगी, जब तुम्हें वहाँ फेंका जाएगा तो तुम्हें कितनी चोट आएगी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम होश में रहो और ये सब महसूस करो। मैं चाहती थी कि तुम बेहोश रहो ताकि तुम्हें डर न लगे और तुम शांति से चले जाओ। जियांग चेन उसकी इन बातों को सुनकर और भी ज्यादा हर्ट होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि भाभी, तुमने मेरे बाउल में सेडेटिव मिलाया और फिर मेरे सामने बैठकर मुझे वो जहर खाते हुए देखती रही। जब मैंने आखिरी निवाला खाया तो तुमने मुझे देखकर एक स्माइल दी थी। तुम्हारी आंखें रोने की वजह से लाल थी पर फिर भी तुम मुस्कुराई थी। जियांग चेन अपनी आवाज में एक गहरा दर्द भरते हुए आखिरी लाइन कहता है, भाभी, तुम्हारी उस एक स्माइल ने मुझे इतना दर्द दिया है जितना उस रिफ्ट के अंदर के सारे बीस्ट्स और तकलीफों ने मिलकर भी नहीं दिया। जियांग चेन के इन दर्द भरे अल्फाज को सुनकर वहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है, पर उसका फादर, जो कि जियांग फैमिली का पैट्रियार्क है, उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपनी जगह से गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि जियांग चेन, बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें अपना बदला लेना ही है तो मुझ पर हमला करो, मेरी तरफ आओ। तुम्हारी माँ एक आम औरत है, उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी या टैलेंट नहीं है। वो तो बस इस फैमिली के डिसीजंस के बीच में फंस गई थी। उसका इन सब में कोई कसूर नहीं था, इसलिए उसे परेशान मत करो। फादर की इन बातों को सुनकर जियांग चेन की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द उभर आता है। वो अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर अपने फादर को घूरते हुए कहता है कि फंस गई थी। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अवेकनिंग डे से ठीक एक रात पहले इस फैमिली ने एक सीक्रेट मीटिंग रखी थी। मैं उस वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा था और आप सब दरवाजे के अंदर थे। उस मीटिंग में टोटल 47 लोग मौजूद थे। उनमें से 46 लोगों ने मेरे खिलाफ वोट दिया था और मुझे उस खतरनाक रिफ्ट में फेंकने का फैसला किया था। सिर्फ एक इंसान वहाँ पर ऐसा था जो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर उसके बाद आपने क्या कहा था? आपने उसे धमकाते हुए कहा था कि अगर तुमने इस बारे में और कोई तमाशा किया तो तुम भी इस तीसरे बेटे के साथ उस रिफ्ट में नीचे जाओगे। एक कचरे के साथ दूसरा कचरा बिल्कुल ठीक रहेगा। जियांग चेन की इन बातों ने वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। उसे सब कुछ पता था जो उस बंद दरवाजे के पीछे हुआ था। सीन में हम जियांग चेन की माँ को देखते हैं जो पीछे खड़ी होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने बेटे के लिए एक अंडे वाले नूडल्स का बाउल बनाया था, पर वो उसे बचा नहीं पाई। अपने बेटे के इस तरह के टॉन्ट सुनकर फादर का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपनी बची कुची ताकत को जमा करता है और हवा में तैरती हुई बहुत सारी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स को समन कर लेता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जियांग चेन, तुमने अपने बड़े भाई का टैलेंट चुरा लिया, तुमने अपनी सेकंड सिस्टर का टैलेंट चुरा लिया, पर तुम एक बाप का अपनी फैमिली को बचाने का जो डिटर्मिनेशन है उसे कभी नहीं चुरा सकते। ये बोलते ही वो अपनी सारी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स को पूरी स्पीड और पावर के साथ जियांग चेन की तरफ लॉन्च कर देता है। वो स्वॉर्ड्स हवा को चीरते हुए एक मैसिव अटैक की तरह जियांग चेन की तरफ आती हैं, पर जियांग चेन अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं होता। जैसे ही वो ढेर सारी स्वॉर्ड्स उसके पास पहुंचती हैं, वो बस आराम से अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी एक उंगली से सबसे आगे वाली स्वॉर्ड की टिप को टच करता है। जैसे ही उसकी उंगली उस स्वॉर्ड से टकराती है, एक छोटा सा एनर्जी रिपल निकलता है और अगले ही सेकंड उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, स्टील ट्रिगर, जियांग फैमिली, ब्लड लाइन, रूट अवेकनिंग सीड, स्टील सक्सेसफुल। जैसे ही स्टील सक्सेसफुल होता है, वो स्वॉर्ड जिसे जियांग चेन ने टच किया था वो शीशे की तरह टूट कर बिखर जाती है। और सिर्फ वही नहीं, उसके पीछे आने वाली सारी की सारी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स हवा में ही फ्रीज हो जाती हैं और एक एक करके उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरा अटैक एक ही पल में न्यूट्रलाइज हो जाता है। फादर को अचानक महसूस होता है कि उसके अंदर की सारी पावर और उसका स्वॉर्ड एरे टैलेंट पूरी तरह से गायब हो चुका है। वो अपने हाथों को देखता है और शॉक के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी बची कुची उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। जियांग चेन अपने फादर की इस हालत पर कोई ध्यान नहीं देता। वो आगे बढ़ता है और उसके पास से गुजरते हुए सीधा उन सीढ़ियों की तरफ जाता है जहाँ उसकी माँ बैठी रो रही होती है। उसकी माँ के हाथों में वही लाल रंग का छोटा सा टाइगर शू होता है जो जियांग चेन की भाभी ने बनाया था। जियांग चेन उसके पास जाकर नीचे बैठता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि माँ, मैं आपसे नफरत नहीं करता, पर मैं आपको कभी माफ भी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो अपने हाथ से एक दूसरा रेड टाइगर शू निकालता है और उसे अपनी माँ के हाथ में थमा देता है। उसने वो शू अपनी भाभी से ले लिया था ताकि वो अपनी माँ को दे सके। उसकी माँ उस शू को अपने सीने से लगाकर बुरी तरह से रोने लगती है, पर जियांग चेन बिना कोई इमोशन दिखाए वहाँ से पलट जाता है। अब जियांग चेन वहाँ खड़े सारे मेहमानों और अपनी फैमिली के बाकी लोगों की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक होती है। वो कहता है कि जियांग
जियांग फैमिली के पिछले 300 सालों की जो ची युन थी वो मैंने चुरा ली है। जियांग श्वान का स्वॉर्ड हार्ट दाओ मैंने चुरा लिया है। जियांग यू का होली मेडन्स लाइट मैंने चुरा लिया है और जियांग हेनियन का क्रेन क्राई स्वॉर्ड एरे भी मैंने चुरा लिया है। पर इतना सब कुछ चुराने के बाद भी ये मेरे लिए काफी नहीं है। मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। वहाँ खड़े लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब ये और क्या करने वाला है। तभी जियांग चेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक डार्क एनर्जी को समन करते हुए अनाउंस करता है कि जियांग फैमिली की जो ब्लड लाइन एबिलिटीज हैं, आज मैं इस पूरी जियांग फैमिली के अवेकनिंग क्वालिफिकेशंस को ही चुरा लूंगा। आज के बाद इस फैमिली में कोई भी अपनी पावर को अवेकन नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वहाँ खड़े एक बहुत ही बूढ़े और पावरफुल आदमी के होश उड़ जाते हैं। ये आदमी जियांग फैमिली का सबसे बड़ा एंसेस्टर और एल्डर होता है। वो एक रूम के अंदर ध्यान लगा रहा होता है, पर जियांग चेन की इस धमकी को सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उस रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। उसके चारों तरफ एक ब्लाइंडिंग गोल्डन ऑरा ग्लो कर रही होती है जो उसकी इमेंस पावर को दिखाती है। वो हवा में उड़ते हुए बाहर आता है और गुस्से में चिल्लाता है कि जियांग फैमिली के जवान लड़कों, इस लड़के को यहीं पर रोक दो, इसे किसी भी हाल में आगे मत बढ़ने दो। एंसेस्टर का आर्डर सुनते ही जियांग फैमिली के जितने भी गार्ड्स, फाइटर्स और जवान लड़के वहाँ मौजूद थे, वो सब अपनी स्वॉर्ड्स और वेपन्स निकालकर एक साथ जियांग चेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हजारों की तादाद में लोग एक अकेले जियांग चेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जियांग चेन बिल्कुल नहीं घबराता। उसकी आंखों में एक कोल्ड किलर लुक होता है। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं, जियांग चेन अपनी जगह से मूव करता है और उनके बीच में घुस जाता है। यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त और फास्ट पेस्ड फाइट सीन शुरू होता है। जियांग चेन अपने हाथों से पावरफुल एलिमेंटल अटैक्स लॉन्च करता है। वो एक हाथ से रेड कलर की ब्लेजिंग फायर और दूसरे हाथ से ब्लू कलर की लाइटनिंग एनर्जी को कंबाइन करके उन लोगों पर फेंकता है। जो भी उसके अटैक की रेंज में आता है वो बुरी तरह से जख्मी होकर हवा में उड़ जाता है। एक जियांग फैमिली का बंदा अपनी स्वॉर्ड से उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियांग चेन बिना देखे ही एक विंड ब्लेड क्रिएट करता है जो उस बंदे को दूर फेंक देती है। कुछ और लोग मिलकर एक बड़ा सा एनर्जी शील्ड बनाते हैं ताकि वो जियांग चेन को रोक सके, पर जियांग चेन हवा में जंप करता है और अपने हाथ में एक डार्क स्पिनिंग होल क्रिएट करता है। वो उस डार्क एनर्जी को उस शील्ड पर मारता है और वो शील्ड किसी कच्चे कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है। उसके बाद जियांग चेन जमीन पर अपने हाथ मारता है जिससे वहाँ के पत्थर टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं। फिर वो अपने हाथ से गोल्डन कलर की ग्लोइंग चेन्स को समन करता है। ये चेन्स किसी जिंदा सांप की तरह हवा में लहराती हैं और सीधा उन फाइटर्स की तरफ बढ़ती हैं। एक चेन सीधा एक लड़के के हाथ के आर पार हो जाती है और उसका खून निकलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मास्क्ड असासिन्स जिन्होंने अपने चेहरों पर आयरन मास्क पहने होते हैं, वो जियांग चेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो अपनी डैगर्स निकालकर उस पर पाउंस करते हैं, पर जियांग चेन की स्पीड उनसे कहीं ज्यादा होती है। वो एक ही झटके में उन सब के अटैक्स को डॉज करता है और उनमें से एक के गले को अपने हाथ से दबोच लेता है। वो उस असासिन को हवा में उठाता है और उसे जमीन पर इतनी जोरदार पटकता है कि वहाँ का पत्थर टूट जाता है और वो असासिन वहीं पर ढेर हो जाता है। बाकी के सारे फाइटर्स भी जियांग चेन की इस टेरिफाइंग पावर के सामने जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। पूरा कोर्टयार्ड अब एक बैटलफील्ड में बदल चुका था और हर तरफ सिर्फ जियांग फैमिली के हारे हुए लोग नजर आ रहे थे। तभी वहाँ पर एक जवान लड़का, जो शायद जियांग चेन का कोई कजिन या भतीजा होता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी स्वॉर्ड लेकर जियांग चेन की तरफ चार्ज करता है। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा होता है, पर जियांग चेन उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वो बस अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ से एक ग्रीन कलर की ग्लोइंग एनर्जी निकलकर उस लड़के की चेस्ट पर हिट करती है। वो लड़का वहीं पर फ्रीज हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसे अचानक महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो टैलेंट था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो रोते हुए चिल्लाता है कि मेरा टैलेंट कहाँ गया। जियांग चेन ने उसका टैलेंट भी चुरा लिया था। अपनी पूरी फैमिली को इस तरह से मिट्टी में मिलते हुए देखकर वो गोल्डन रोब्स वाला एंसेस्टर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। जियांग चेन उन सब हारे हुए लोगों के बीच में से चलता हुआ सीधा उस एंसेस्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे होते हैं। एंसेस्टर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करता है। वो जियांग चेन से कहता है कि जियांग चेन, इस बूढ़े आदमी ने तुम्हें इस दुनिया में आते हुए देखा है। जब तुम पैदा हुए थे और जमीन पर गिरे थे तो तुम रोए नहीं थे। मिडवाइफ ने तुम्हें 3 बार थप्पड़ मारा था, तब जाकर तुम्हारे मुंह से रोने की आवाज निकली थी। उस वक्त तुम्हारे फादर ने कहा था कि ये बच्चा बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग है। एंसेस्टर आगे कहता है कि जब तुम 4 साल के थे तो तुम इस एंसेस्ट्रल हॉल के दरवाजे पर भागते हुए गिर गए थे और तुम्हारा माथा बुरी तरह से फट गया था। उस वक्त ये बूढ़ा आदमी ही था जिसने तुम्हें अपने हाथों में उठाया था और तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगाई थी। क्या तुम्हें वो सब याद नहीं है? पर जियांग चेन इन बातों से बिल्कुल भी पिघलता नहीं है। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त रहता है। ये देखकर एंसेस्टर समझ जाता है कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। वो अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए कहता है कि ठीक है, अगर आज यहाँ पर मौत ही लिखी है तो आज ये बूढ़ा आदमी ही तुम्हें तुम्हारे आखिरी सफर पर भेजेगा।
ये बोलते ही एंसेस्टर अपनी पूरी लाइफ फोर्स और अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसकी बॉडी से एक बहुत ही इंटेंस और ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकलने लगती है जो पूरे आसमान को रोशन कर देती है। वो अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है और अपना सबसे खतरनाक अटैक लॉन्च करते हुए चिल्लाता है, क्रेन रिटर्न्स टू 9 हेवंस। अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा बादलों का भंवर बन जाता है और उसमें से एक मैसिव गोल्डन बीम ऑफ लाइट सीधा जियांग चेन के ऊपर गिरती है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि आसपास की जमीन कांपने लगती है, पर जियांग चेन इस अल्टीमेट अटैक को देखकर भी अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे ही वो गोल्डन बीम उसके पास आती है, वो आराम से अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उस ब्लाइंडिंग लाइट के बिल्कुल सेंटर में अपना हाथ रख देता है। उसके हाथ में एक ग्लोइंग वॉर्टेक्स क्रिएट होता है जो उस पूरे अटैक की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। और तभी जियांग चेन के दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है, स्टील ट्रिगर्ड, जियांग फैमिली, ब्लड लाइन रूट अवेकनिंग सीड, स्टील सक्सेसफुल। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट आता है, वो मैसिव गोल्डन बीम हवा में ही गायब हो जाती है। एंसेस्टर के चारों तरफ जो गोल्डन ऑरा ग्लो कर रही थी, वो अचानक से बुझ जाती है। एंसेस्टर की आंखों में एक गहरा शॉक और डर नजर आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी सारी पावर और फैमिली का जो मेन अवेकनिंग सीड था, वो उसके अंदर से छिन चुका है। वो कमजोरी के मारे जमीन पर गिर जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। जियांग चेन अपने हाथ को देखता है जिसमें एक ग्लोइंग गोल्डन सीड मौजूद होता है। ये वो सीड था जिसकी वजह से जियांग फैमिली के लोग अपनी पावर्स को अवेकन कर पाते थे। जियांग चेन उस सीड को अपनी मुट्ठी में दबाता है और उसे पूरी तरह से क्रश कर देता है। वो सीड हवा में गोल्डन डस्ट बनकर उड़ जाता है। जियांग चेन सबके सामने अनाउंस करता है कि आज के बाद इस जियांग फैमिली की ब्लड लाइन में कभी कोई भी अवेकनर पैदा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी सारी उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ये सुनकर वहाँ जमीन पर गिरे हुए फादर और बाकी फैमिली मेंबर्स बुरी तरह से रोने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी फैमिली, जो कल तक इस रीजन की सबसे पावरफुल फैमिली थी, अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उनके पास अब कोई फ्यूचर नहीं बचा था। जियांग चेन उस बूढ़े एंसेस्टर के पास जाता है जो जमीन पर बेजान सा पड़ा होता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम इस पूरी फैमिली में पहले ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं लड़े। तुमने इस फैमिली के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद जियांग चेन पलटकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है। नॉर्दर्न रीजन प्रोटेक्टोरेट का एक ऑफिशियल जो कि एक लंबा कोट पहने हुए था, वो आगे आता है। उसके हाथ में एक ब्रश और स्क्रॉल होता है जो शॉक के मारे उसके हाथ से नीचे गिर चुका था। वो ऑफिशियल जियांग चेन को आवाज लगाता है और कहता है कि जियांग चेन, नॉर्दर्न रीजन प्रोटेक्टोरेट के पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे। जियांग चेन रुक जाता है और पलटकर उस ऑफिशियल की तरफ देखता है। वो ऑफिशियल अपने कपड़ों के अंदर से एक अजीब सा मेटल का बैज निकालता है। इस बैज पर एक आंख का सिंबल बना होता है जो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा होता है। जैसे ही जियांग चेन उस बैज को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा रिएक्शन होता है। उसकी चेस्ट में एक वाइब्रेशन महसूस होती है, पर उसके सिस्टम में कोई स्टील का प्रॉम्प्ट नहीं आता और ना ही कोई थ्रेट की वार्निंग आती है। जियांग चेन अपने दिल पर हाथ रखते हुए सोचता है कि पिछले आधे साल में मैंने अनगिनत बार लोगों के टैलेंट्स चुराए हैं, पर मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। ये एनर्जी, ये बिल्कुल मेरी तरह है। ये सेम कैटेगरी की पावर है। तभी हमें स्क्रीन पर एक मैकेनिकल और ग्लोइंग पर्पल आंख का क्लोजअप दिखाया जाता है जो उस बैज से कनेक्ट होती है। वहाँ खड़े जियांग फैमिली के लोग, जिसमें फादर भी शामिल था, वो उस बैच को देखकर पहचान जाते हैं और शॉक में चिल्लाते हैं कि ये तो हेवंस आई है। वहाँ पर उस मेल ऑफिशियल के साथ एक फीमेल ऑफिशियल भी खड़ी होती है जो बहुत ही सीरियस लुक दे रही होती है। वो मेल ऑफिशियल आगे आता है और जियांग चेन को देखते हुए कहता है कि जियांग चेन, स्टील टाइप टैलेंट जिसका कोड नेम लिटिल थीफ है। बाहर से देखने में तुम्हारा टैलेंट सिर्फ ई रैंक का लगता है, पर तुम्हारी एक्चुअल एबिलिटीज को मेजर नहीं किया जा सकता। वो आगे बताता है कि प्रोटेक्टोरेट इन 4 शब्दों का इस्तेमाल एक ऐसे लड़के को डिस्क्राइब करने के लिए करता है जो आधे साल पहले तक सिर्फ एक ई रैंक का कचरा माना जाता था, पर अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। ऑफिशियल अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि तुम्हारी इस फैमिली के साथ जो भी पर्सनल दुश्मनी है, उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। तुम अपनी स्वॉर्ड कहाँ चलाते हो, किसको मारते हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारी बॉडी में जो चीज है जिसे केओस डिवॉर कहते हैं, वो सिर्फ एक आम टैलेंट नहीं है। ये बोलते ही वो ऑफिशियल उस गोल्डन आई बैज को हवा में उठाता है। उस बैज में से एक तेज गोल्डन लाइट का बीम निकलता है जो सीधा जियांग चेन की चेस्ट पर हिट करता है। जियांग चेन अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो ऑफिशियल कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी पर एक मार्क प्लांट करना होगा। वो गोल्डन बीम जियांग चेन की चेस्ट पर एक ब्लैक होल जैसा स्वर्लिंग मार्क बना देती है। जियांग चेन इस नए मार्क को देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो ऑफिशियल की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा ये मार्क, क्या ये मुझे रिवर्स ट्रैक कर सकता है? इसका मतलब मेरा केओस डिवोर अब इवॉल्व हो रहा है और तुम लोग मुझ पर नजर रखना चाहते हो। ऑफिशियल इस बात पर एक सीरियस एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि 100 साल पहले के रिकॉर्ड्स में उस इंसान के फाइल्स में ऐसी कोई डिटेल नहीं थी। 100 साल पहले
एक और इंसान ने बिल्कुल ऐसा ही स्टील टाइप टैलेंट अवेकन किया था और उसका कोड नेम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह लिटिल थीफ ही था। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। उस आदमी ने 3 अलग अलग कंट्रीज के अवेकनर्स के टैलेंट्स चुरा लिए थे। उसने 2 एंशिएंट रूइंस की सीलिंग पावर को चुरा लिया था। यहाँ तक कि उसने एक पूरी रेस की ब्लड लाइन इनहेरिटेंस को ही चुरा कर खत्म कर दिया था। ऑफिशियल आगे बताता है कि उस अकेले इंसान को रोकने के लिए हेवंस आई को 5 सबसे बड़ी फैक्शंस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ा था। उन्हें उस एक इंसान को घेर कर मारने में पूरे 3 साल लग गए थे और उस जंग में 27 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। तब जाकर वो उसे मार पाए थे, या फिर शायद उन्हें बस ऐसा लगता था कि उन्होंने उसे मार दिया है। ये खौफनाक हिस्ट्री सुनकर जियांग चेन की आंखों में एक शार्प लुक आता है। वो उस ऑफिशियल से पूछता है कि तुम मुझे ये सब कहानियां क्यों सुना रहे हो? क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? ऑफिशियल तुरंत जवाब देता है कि नहीं, ये कोई धमकी नहीं है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। हेवंस आई कभी भी किसी के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, पर जिस किसी के पास भी ये केओस डिवोर होता है वो हेवंस आई की मॉनिटरिंग लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पर रहता है, हमेशा सबसे ऊपर। और एक दिन तुम्हें खुद इस बात का एहसास होगा कि तुम जो चीजें चुरा सकते हो वो सिर्फ टैलेंट्स तक महदूद नहीं है, तुम इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीजें चुरा सकते हो। ये बोलकर वो ऑफिशियल वहाँ से पलट जाता है। जाते जाते वो जमीन पर एक मेटल का कार्ड फेंकता है और कहता है कि उस मेटल पीस पर एक एड्रेस लिखा है। अगर तुम सच में ये जानना चाहते हो कि 100 साल पहले वो लिटिल थीफ आखिर कौन था और वो कैसे मारा गया, तो उस एड्रेस पर जाकर खुद देख लेना। जियांग चेन नीचे झुकता है और उस मेटल कार्ड को उठा लेता है। वो उस कार्ड को ध्यान से देखता है और फिर उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है, ठीक उसी जगह जहाँ उसने अपनी माँ को देने के बाद वो दूसरा रेड टाइगर शू रखा था। इसके बाद जियांग चेन बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे वो सारे खतरनाक डार्क वुल्व्स का पैक भी चलने लगता है जो वो अपने साथ लाया था। वो इस बर्बाद हो चुकी जियांग फैमिली को वहीं उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग फैमिली के कोर्टयार्ड का नजारा दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से मलबे में बदल चुका है। वहाँ के पिलर्स टूटे हुए हैं, जमीन पर गड्ढे पड़े हैं। जियांग चेन का फादर जो कुछ देर पहले तक इतने एटीट्यूड में था, अब वो जमीन पर बैठकर अपने हाथों से मुंह छुपाकर बुरी तरह से रो रहा होता है। उसका गुरूर पूरी तरह से टूट चुका था। हमें एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो अब फट चुकी हैं। फादर को 2 लोग सहारा देकर उठाते हैं, पर उसकी हालत ऐसी होती है जैसे उसकी सारी उम्र एक ही पल में गुजर गई हो। वो बिल्कुल एक कमजोर और बेजान बूढ़े की तरह लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत जो शायद उसकी सेकंड सिस्टर या कोई और रिलेटिव होती है, वो भी अब एक इंतहाई बूढ़ी औरत में बदल चुकी होती है। उसके चेहरे पर झुर्रियां आई होती हैं। वो अपने कपड़ों के अंदर से एक पुराना सा आईना निकाल कर देखती है और अपनी इस हालत को बर्दाश्त न कर पाते हुए उस आईने को पानी के एक मटके में फेंक देती है। कुछ वक्त बाद इस बर्बाद कोर्टयार्ड में एक नया सीन शुरू होता है। वहाँ पर एक बहुत ही मस्कुलर और खतरनाक दिखने वाला आदमी एंट्री लेता है। उसके बाल लाल रंग के होते हैं और उसने एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड पहनी होती है। वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए अंदर आता है और आते ही गुस्से में चिल्लाता है कि जियांग हेनियन बाहर आओ। ये आदमी मास्टर झाओ होता है। जैसे ही एक बूढ़ा आदमी जो शायद फैमिली का कोई बचा हुआ एल्डर होता है वो घबराता हुआ बाहर आता है, तो मास्टर झाओ उसके पास जाता है और उसे उंगली दिखाते हुए कहता है कि 3000 कैटीज आयरन ओर और 80 हेचू हॉर्सेस। आधे साल पहले जब तुम्हारी फैमिली ने वो ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा था तो तुमने पूरे नॉर्दर्न रीजन में ये ढिंढोरा पीटा था कि तुमने एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके उस बीस्ट टाइड को सप्रेस कर दिया है। मैंने तुम्हारी इस झूठी बात पर विश्वास करके ग्रेटिट्यूड के तौर पर तुम्हें इतने महंगे गिफ्ट्स भेजे थे। मास्टर झाओ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उस एल्डर के सीने पर उंगली मारते हुए कहता है कि पर अब इस पूरे नॉर्दर्न रीजन को सच्चाई पता चल चुकी है। सब जानते हैं कि वो बीस्ट टाइड तुम्हारे किसी मैजिक ने नहीं बल्कि तुम्हारे उस तीसरे बेटे ने रोकी थी, जिसे तुमने एक सैक्रिफाइस बनाकर उस रूइंस के अंदर फेंक दिया था। तुम लोगों ने मेरे महंगे गिफ्ट्स रख लिए और दूसरे की मेहनत का क्रेडिट अपने चेहरे पर लगा लिया। इसे धोखा देना कहते हैं, इसे फ्रॉड कहते हैं। वो बूढ़ा एल्डर बुरी तरह से डर जाता है। वो अपने हाथों को जोड़ते हुए सफाई देने की कोशिश करता है कि मास्टर झाओ आप गलत समझ रहे हैं, इस बात में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर मास्टर झाओ उसकी एक नहीं सुनता। वो आगे बढ़कर उस एल्डर के शोल्डर को जोरदार तरीके से धक्का मारता है जिससे वो पीछे जा गिरता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर झाओ के पीछे उसके बहुत सारे आदमी बॉक्सेस और सामान लेकर खड़े होते हैं। मास्टर झाओ अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है और एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जाओ और जाके इन सबसे पूछो कि क्या इनके पास कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसका इशारा मिलते ही उसके सारे आदमी जियांग फैमिली के बचे कुचे गार्ड्स और लोगों पर टूट पड़ते हैं। वो उन्हें बुरी तरह से पीटने लगते हैं। एक आदमी किसी के मुंह पर मुक्का मारता है तो दूसरा किसी को जमीन पर पटक देता है। जियांग फैमिली जो पहले ही जियांग चेन के हाथों बर्बाद हो चुकी थी, अब उन्हें इन बाहर वालों के हाथों पिटना पड़ रहा था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक खंभे के पीछे छुपकर रोते हुए चिल्लाती है कि रहम करो, हम पर रहम करो।
पर उनकी सुनने वाला अब वहाँ कोई नहीं था। उनका सारा सामान लूटा जा रहा था और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। इधर मास्टर झाओ के आदमी उस जियांग फैमिली को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और उनका सारा सामान लूट रहे होते हैं। इस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑफिस का नजारा दिखाया जाता है। इस ऑफिस में एक आदमी बैठा होता है जिसके सामने टेबल पर बहुत सारे पेपर्स और स्क्रॉल्स बिखरे पड़े होते हैं। उस आदमी ने एक रॉयल और ऑफिशियल किस्म का रोब पहना होता है और वहाँ पर एक इंसेंस बर्नर से धुआं निकल रहा होता है। वो आदमी अपने हाथ में एक लेटर को पकड़कर उसे ध्यान से देख रहा होता है। इस लेटर के ऊपर एक लाल रंग की सील लगी होती है जो कि हेवंस आई का सिंबल होता है। तभी हम देखते हैं कि उस ऑफिस में वही फीमेल ऑफिशियल खड़ी होती है जो पिछले सीन में जियांग चेन के पास आई थी। उसने वही लाल और काले रंग का लेदर आउटफिट पहना होता है और उसके बाल एक लंबी रेड पॉनीटेल में बंधे होते हैं। वो मेल ऑफिशियल जो डेस्क पर बैठा था वो उस फीमेल ऑफिशियल से बात करते हुए बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो इस पूरे नॉर्दर्न रीजन के लोगों को पता चल जाएगा कि इस जियांग फैमिली ने पिछले 100 साल की शांति और पीस को किस तरह से खरीदा था। सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने ही बेटे का सैक्रिफाइस दिया था। पर वो फीमेल ऑफिशियल बहुत ही कॉन्फिडेंट और आराम से खड़ी होती है। वो कहती है कि हाँ, पर हमें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो हेवंस आई का जो इंस्पेक्टर था उसने वो मेटल का टोकन और अपना मार्क वहाँ पर इसलिए छोड़ा था ताकि हमें और बाकी सबको ये पता चल सके कि हेवंस आई ने खुद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वो सिर्फ हमें एक सिग्नल देना चाहता था। ये सुनकर वो मेल ऑफिशियल थोड़ा शांत होता है और उससे पूछता है कि ठीक है, तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। वो फीमेल ऑफिशियल खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब देती है कि वो लड़का यानी जियांग चेन वो यहाँ से साउथ की तरफ गया है और जहाँ तक उस बीस्ट टाइड का सवाल है तो वो अब पूरी तरह से रुक चुकी है। पर वो जो बड़ा सा रिफ्ट है वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। उस 10,000 बीस्ट माउंटेन विला के लोगों को अभी अपने नए बीस्ट टेमर को ग्रीट करना होगा। पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़का किस हद तक जा सकता है। इसके बाद सीन एकदम से रात के वक्त में शिफ्ट हो जाता है। हमें एक घने जंगल और उसके बीच में से बहती हुई एक नदी का नजारा दिखाया जाता है। आसमान में एक बड़ा सा चांद चमक रहा होता है। वो फीमेल ऑफिशियल उस नदी के किनारे बैठी होती है और अपने हाथों में पानी लेकर अपना चेहरा धो रही होती है। जैसे ही वो पानी से अपना चेहरा साफ करके ऊपर देखती है तो उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहाँ मिट्टी में एक बहुत ही बड़े और खतरनाक जानवर के पैरों के निशान छपे हुए होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जियांग चेन यहाँ आस पास ही है। वो आगे बढ़ती है और तभी उसे सामने नदी के बीच में एक पत्थर पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। चांद की रोशनी में वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि जियांग चेन ही है। जियांग चेन शांति से उस पत्थर पर बैठा होता है और उसके पीछे वही एक बड़ा सा डार्क वुल्फ खड़ा होता है जिसके आंखों से ब्लू लाइट निकल रही होती है। वो फीमेल ऑफिशियल चलकर उसके थोड़ा पास आती है और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसे तांट करते हुए कहती है कि तुम तो तीसरी लाइन में बैठे हो, यानी तुम काफी दूर बैठे हो। जियांग चेन बिना उसकी तरफ देखे कहता है कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे याद दिला दिया। वो फीमेल ऑफिशियल उससे डायरेक्ट सवाल पूछती है। वो पूछती है कि उस ऑफिशियल ने तुम्हें जो मेटल का टोकन दिया था उस पर आखिर क्या लिखा था। जियांग चेन अपनी आंखों को सामने नदी पर फोकस रखते हुए कहता है कि उस पर एक जगह का नाम लिखा था, एक ऐसी जगह जो इस नॉर्दर्न रीजन के उस मैसिव रिफ्ट के बिल्कुल नीचे है और वो भी पूरे 3000 फीट की गहराई में। ये सुनकर वो फीमेल ऑफिशियल पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या उस रिफ्ट के बिल्कुल नीचे। जियांग चेन बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है और वो चीज इस वेस्टलैंड से भी कहीं ज्यादा पुरानी और एंशिएंट है। इसके बाद सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हमें वही मैसिव और खौफनाक रिफ्ट दिखाई जाती है। जमीन के बीच में एक बहुत ही बड़ी और गहरी दरार होती है जिसके अंदर से अंधेरा और धुआं निकल रहा होता है। जियांग चेन अपने उस डार्क वुल्फ और बाकी के सारे खतरनाक बीस्ट्स के साथ उस रिफ्ट के बिल्कुल किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लाइंग बैट बीस्ट और एक जायंट सिल्वर स्नेक भी होता है जो जियांग चेन के ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। जियांग चेन अपने उस वुल्फ के सिर पर प्यार से हाथ रखता है और उसे वहीं पर रुकने का इशारा करता है। वो वुल्फ वहीं जमीन पर बैठ जाता है। जियांग चेन उस रिफ्ट के बिल्कुल एज पर चला जाता है और नीचे उस अंधेरे में झांकने लगता है। तभी वो फीमेल ऑफिशियल भी भागती हुई वहाँ पर आ जाती है। वो जियांग चेन के पीछे खड़े होकर नीचे उस एंडलेस गहराई को देखती है और डरते हुए पूछती है कि क्या सच में 3000 फीट नीचे? तुम्हें वहाँ पर क्या लगता है, आखिर क्या चीज हो सकती है? जियांग चेन बिना कोई इमोशन दिखाए कहता है कि मुझे पक्का नहीं पता, पर वो चीज लगातार मुझे आवाज दे रही है। वो ऑफिशियल पूछती है कि आखिर क्या चीज, पर जियांग चेन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपने दोनों हाथों को पीछे करता है और उस 3000 फीट गहरे रिफ्ट के अंदर सीधा छलांग लगा देता है। वो फीमेल ऑफिशियल ये देखकर एक सेकंड के लिए घबरा जाती है, पर फिर वो भी हिम्मत करके अपनी डैगर्स निकाल लेती है। वो उन डैगर्स को उस रिफ्ट की सॉलिड पत्थर वाली दीवार में गाड़ देती है और उनके सहारे तेजी से नीचे की तरफ स्लाइड करने लगती है। उसकी डैगर्स जब पत्थर से रगड़ खाती हैं तो वहाँ से चिंगारियां निकलने लगती हैं।
दोनों तेजी से उस अंधेरे और गहरे एबिस में नीचे जाते जा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं वहाँ का माहौल और भी ज्यादा डार्क होने लगता है। दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट और अजीब से पत्थरों से बनी होती हैं। जियांग चेन हवा में उड़ते हुए नीचे जा रहा होता है। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस रिफ्ट की एक दीवार को टच करता है। उसकी उंगलियां उस पत्थर की सरफेस पर लगती हैं, जहाँ पर लाल रंग के अजीब से मार्क्स और क्रैक्स होते हैं। जियांग चेन बहुत ध्यान से उस दीवार को देखता है और कहता है कि इस मिनरल लेयर के अंदर किसी इंसान ने अपनी पावर और एनर्जी को इंजेक्ट किया है। ये कोई नेचुरल दरार नहीं है और इस एनर्जी के मार्क्स को देखकर लगता है कि ये बहुत ही पुराने हैं, कम से कम 100 साल से भी ज्यादा पुराने। इसका मतलब ये रिफ्ट नेचुरली नहीं बनी थी, बल्कि किसी ने इसे अपने हाथों से खोदा था। वो फीमेल ऑफिशियल जो उसके पीछे डैगर्स के सहारे लटकी हुई थी, वो ये सुनकर पूरी तरह से डर जाती है। वो हैरानी से चिल्लाती है कि किसी ने इस पूरे रिफ्ट को खोदा था। आखिर कौन इतना पावरफुल हो सकता है जो इतनी बड़ी और गहरी दरार जमीन के अंदर बना दे। जियांग चेन थोड़ा सीरियस होकर जवाब देता है कि एक ऐसा इंसान जिसने 3 अलग अलग कंट्रीज के सबसे पावरफुल लोगों के अवेकनिंग टैलेंट्स को चुरा लिया था। उस लेवल के मॉन्स्टर के लिए 3000 फीट गहरी एक नाली खोदना कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या मुश्किल काम नहीं रहा होगा। उसके पास इतनी पावर थी कि वो इस जमीन को इजीली फाड़ सके। ये बातें करते करते वो दोनों और नीचे जाते हैं और आखिरकार उन्हें नीचे एक सॉलिड ग्राउंड नजर आता है। वहाँ पर पत्थरों से बनी हुई एक अजीब सी सर्कुलर सीढ़ियाँ होती हैं जो और भी नीचे जा रही होती हैं। जियांग चेन और वो ऑफिशियल उन सीढ़ियों पर लैंड करते हैं और धीरे धीरे चलकर नीचे जाने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जियांग चेन अचानक से रुक जाता है। उसकी आंखों में एक शार्प लुक आता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन है। वो ऑफिशियल अपने आसपास देखती है और पूछती है कि कहाँ। जियांग चेन एक्सप्लेन करता है कि ये एक डिफेंसिव फॉर्मेशन थी, पर अब ये पूरी तरह से टूट चुकी है और बेकार हो गई है। इसे किसी ने भी मेंटेन नहीं किया, इसलिए ये पिछले कई दशकों से बंद पड़ी है। वो ऑफिशियल जियांग चेन से पूछती है कि क्या तुम अपनी पावर से सेंस कर सकते हो कि इन सीढ़ियों के नीचे आखिर क्या है। जियांग चेन अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी ऑरा को आगे भेजता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसकी दोनों आंखें एक ब्राइट ब्लड रेड कलर में ग्लो करने लगती हैं। वो अपनी ये स्पेशल विजन से उस अंधेरे में देखता है और कहता है कि मुझे वहाँ पर एक लैंप यानी एक दिया नजर आ रहा है। वो ऑफिशियल पूछती है कि क्या वो जल रहा है। जियांग चेन कहता है कि नहीं, वो बुझ चुका है, पर उसकी बत्ती अभी भी वहाँ पर मौजूद है। दोनों आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक बहुत ही बड़े और एंशिएंट दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस दरवाजे पर वही एक बड़ी सी आंख का सिंबल बना होता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये हेवंस आई का कोई सीक्रेट बेस या सील है। दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है और उसमें से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही होती है। जियांग चेन बिना किसी डर के उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाता है और उसके पीछे वो ऑफिशियल भी अंदर आ जाती है। अंदर का नजारा बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस होता है। वहाँ पर एक बड़ा सा सर्कुलर प्लेटफॉर्म होता है, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा सा मेटल का लैंप स्टैंड रखा होता है। इस लैंप स्टैंड के अंदर एक ब्लू कलर की ग्लोइंग क्रिस्टल एनर्जी मूव कर रही होती है। पर जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो थी उस लैंप स्टैंड के बिल्कुल सामने बैठा हुआ एक स्केलेटन। ये एक इंसान का ढांचा था जो एक ध्यान वाली पोजीशन में यानी क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था। उस स्केलेटन ने बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसके सिर पर एक अजीब सा क्राउन जैसा ऑर्नामेंट था। जियांग चेन और वो ऑफिशियल चलकर उस स्केलेटन के बिल्कुल पास आते हैं। जियांग चेन उस स्केलेटन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसकी नजर उस स्केलेटन के एक हाथ पर पड़ती है जो उसके घुटने पर रखा होता है। उस हाथ की हड्डियों पर किसी ने एक शार्प चीज से वही आंख वाला सिंबल यानी हेवंस आई का मार्क कार्व किया होता है, पर उस मार्क के बीच में एक बड़ा सा कट लगा होता है, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर मिटाने या बर्बाद करने की कोशिश की हो। वो ऑफिशियल उस मार्क को देखकर कहती है कि इसने हेवंस आई के मार्क को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जियांग चेन उस हड्डी को देखते हुए कहता है कि इसने सिर्फ मार्क को ही डिस्ट्रॉय नहीं किया था, इसके साथ कुछ और भी हुआ था। ये बोलते ही जियांग चेन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी एक उंगली से उस स्केलेटन की हड्डी को टच करता है। जैसे ही उसकी उंगली उस स्केलेटन से लगती है, एकदम से एक ब्राइट पर्पल कलर की एनर्जी उस स्केलेटन के अंदर से निकलकर सीधा जियांग चेन की चेस्ट पर आकर हिट करती है। ये वही जगह थी जहाँ पर उस मेल ऑफिशियल ने जियांग चेन को वो ब्लैक होल जैसा मार्क लगाया था। वो पर्पल एनर्जी उस मार्क के अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है और वहाँ पर एक इंटेंस वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। वो फीमेल ऑफिशियल ये अजीब सा रिएक्शन देखकर घबरा जाती है और अपनी डैगर निकालकर पीछे हट जाती है। वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। जियांग चेन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे कुछ आंसर्स मिल गए हैं। फिर वो पलटकर उस कमरे की एक बड़ी सी दीवार की तरफ देखता है। वो दीवार पूरी तरह से खून और एक लाल रंग के पेंट से भरी होती है। उस पर किसी ने अपने हाथों से और किसी शार्प वेपन से बहुत सारे अजीब से वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखे होते हैं। वो ऑफिशियल भी उस दीवार की तरफ देखती है और उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करती है। जियांग चेन उस दीवार के पास जाता है और उन वर्ड्स को पढ़ना शुरू करता है। वो पढ़ते हुए कहता है कि इस दीवार पर लिखा है, हेवंस आई ने कहा था कि मैं एक डिजास्टर हूँ, एक आफत हूँ। इस दुनिया की 5 सबसे बड़ी फैक्शंस ने भी यही कहा था कि मैं एक खतरा हूँ और मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो जब सबने मुझे एक डिजास्टर मान ही लिया था,
तो फिर मैं सच में एक डिजास्टर बन गया। मैंने 3 अलग अलग कंट्रीज के सबसे ताकतवर लोगों के अवेकनिंग टैलेंट्स को चुरा लिया। पर सच्चाई तो ये है कि मैं उन्हें चुराना नहीं चाहता था। ये मैं नहीं था जो उन्हें चुरा रहा था। जियांग चेन उस टेक्स्ट को और ध्यान से पढ़ता है और उसकी आंखों में एक गहरा शौक और डर उभरने लगता है। वो आगे पढ़ता है, केओस डेवोर ने अपने आप ही काम करना शुरू कर दिया था। ये एक भूखे भेड़िए की तरह बस खाता जा रहा था। मैंने इससे बहुत बार कहा कि रुक जाओ और मत खाओ, पर ये रुका ही नहीं। ये बस लगातार दूसरों की पावर्स को डिवोर करता रहा। तीसरे साल तक आते आते मैं जो चीजें चुरा सकता था उनकी तादाद और उनकी पावर बढ़ती ही जा रही थी। पहले मैंने सिर्फ टैलेंट्स चुराए, फिर मैंने लोगों का फिजिक चुराना शुरू किया, फिर ब्लड लाइन्स चुराई और उसके बाद मैंने उनकी किस्मत और डेस्टिनी को भी चुराना शुरू कर दिया। जियांग चेन समझ जाता है कि ये पैरासाइट कितना खतरनाक है। वो आगे बढ़ता है। बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि किसी की उम्र और उसकी लाइफ स्पैन को भी चुरा सकता हूँ। मैं लोगों की मेमोरीज और उनकी यादों को चुरा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं उनके इमोशंस और उनके जज्बात को भी चुरा सकता हूँ। एक दिन मैंने गलती से एक आदमी के हाथ को टच कर लिया और जानते हो क्या हुआ? मैंने उस आदमी का अपनी बीवी के लिए जो प्यार था वही चुरा लिया। जब वो आदमी वापस अपने घर गया और उसने अपनी बीवी को देखा तो उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसे याद ही नहीं आया कि वो उससे प्यार करता था। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। वो टेक्स्ट आगे कंटिन्यू होता है। ये केओस डेवोर कोई टैलेंट या गिफ्ट नहीं है, ये एक पैरासाइट है, एक कीड़ा है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जिंदा रहता है। ये वक्त के साथ बड़ा होता है और ग्रो करता है। तुम जितनी बार किसी का टैलेंट चुराओगे ये उतना ही तुम्हारी हड्डियों और तुम्हारे मैरो के अंदर 1 इंच और गहरा चला जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम एक पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, पर सच्चाई तो ये है कि तुम उसे यूज नहीं कर रहे बल्कि वो तुम्हें यूज कर रहा है। ये लाइन पढ़कर जियांग चेन एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने जियांग फैमिली के सारे लोगों के टैलेंट्स चुराए थे और हर बार उसे एक अजीब सी फीलिंग आई थी। वो दीवार पर लिखे हुए आखिरी कुछ पैराग्राफ्स की तरफ देखता है। वहाँ लिखा था, जब हेवेंस आई ने मुझे ढूंढ लिया तो उन्होंने मुझसे एक डील की। उन्होंने कहा कि वो इस पैरासाइट को कंट्रोल करने में मेरी मदद करेंगे, पर इसके बदले में मुझे उनका एक टूल, एक हथियार बनकर रहना होगा। मैं इतना डर चुका था कि मैंने उनकी बात मान ली, पर बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे कंट्रोल करना नहीं सिखाना चाहते थे। वो तो बस मुझे एक अल्टीमेट वेपन में बदलना चाहते थे ताकि वो मेरे जरिए अपने दुश्मनों को खत्म कर सकें। जियांग चेन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो आगे बढ़ता है, जब हेवेंस आए और बाकी फैक्शंस ने मिलकर मुझे घेर लिया और मुझे मारने आए तो उस जंग में 27,000 लोग मारे गए थे। पर सच तो ये है कि मैंने उन 27,000 लोगों को नहीं मारा था। वो इस डेवोर ने मेरे जरिए उन्हें मारा था। वो जैसे जैसे लोगों को मारता गया वो और भी ज्यादा ताकतवर होता गया। मैं उस वक्त रुकना चाहता था, मैं उस स्लॉटर को बंद करना चाहता था, पर मैं जितना रुकने की कोशिश करता ये पैरासाइट उतना ही ज्यादा एक्साइटेड और पागल हो जाता था। इसके बाद वहाँ पर आखिरी कुछ लाइंस लिखी होती हैं जिसे पढ़कर जियांग चेन की रूह कांप जाती है। वहाँ लिखा था, मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने ही खोदे हुए इस 3000 फीट गहरे पिट में भाग आया। मैंने इसके एंट्रेंस को पूरी तरह से सील कर दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। ये आखिरी चीज थी जो मैं कर सकता था, इससे पहले कि ये पैरासाइट मेरी बची कुची विल पावर को पूरी तरह से खा जाए। इस डेवोर की कोई लिमिट नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें चुरा ली थी कि आखिर में आकर मेरी अपनी विल पावर और मेरे इमोशंस भी छिनने लग गए थे। अगर तुम इस दीवार पर लिखे इन शब्दों को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। तुम्हारे अंदर भी यही डेवोर है और तुम इससे बचकर नहीं भाग सकते। ये तुम्हें ढूंढ लेगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रिटर्न का तरीका ढूंढना। जियांग चेन पढ़ना बंद कर देता है और उस स्केलेटन की तरफ पलट कर देखता है। वो अपने आप से कहता है कि ये इंसान हेवेंस आई के उन असासिन्स के हाथों नहीं मारा था और न ही ये यहाँ पर इस अंधेरे में अकेलेपन की वजह से मारा था। इसे इस केओस डेवोर ने अंदर से खा लिया था। उस पैरासाइट ने इसकी हड्डियों को तोड़ दिया था और इसके जिस्म को अंदर से इंच बाय इंच करके तबाह कर दिया था। जैसे ही जियांग चेन ये बात बोलता है वो अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ की हथेली पर अचानक से एक पर्पल कलर का ग्लोइंग क्रैक अपीयर होता है। ये क्रैक बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस स्केलेटन के हाथ पर बना हुआ था। जियांग चेन को महसूस होता है कि वो पैरासाइट अब उसकी बॉडी के अंदर भी अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। वो दर्द से अपने दांतों को पीसता है और उस क्रैक को देखता है। फिर वो उस स्केलेटन के बिल्कुल पास जाता है और उसकी चेस्ट के अंदर जो एक डार्क स्वर्लिंग एनर्जी का वोर्टेक्स बना होता है उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जियांग चेन अपनी चेस्ट पर लगे उस हेवेंस आई के मार्क पर अपना हाथ रखता है और दूसरे हाथ से उस स्केलेटन की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगता है। दोनों के बीच में से बहुत सारी पर्पल कलर की लाइटनिंग और एनर्जी बीम्स निकलने लगती हैं। ये एनर्जी उस स्केलेटन के अंदर से निकलकर सीधा जियांग चेन की बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है। जियांग चेन की आंखें पहले ब्लड रेड कलर में ग्लो करती हैं और फिर अचानक से उनका कलर चेंज होकर एक डीप ग्लोइंग पर्पल में बदल जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा पेन
पेन और इंटेंसिटी होती है। वो उस पुराने लिटिल थीफ की बची कुची पावर्स और उसकी मेमोरीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। कुछ देर तक ये इंटेंस प्रोसेस चलता रहता है और फिर वो एनर्जी फ्लो रुक जाता है। हमें एक वाइड शॉट में दिखाया जाता है कि जियांग चेन उस स्केलेटन के सामने जमीन पर क्रॉस लेग बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। उसके आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका होता है और वो लैंप जो पहले बुझा हुआ था अब उसमें एक हल्की सी आग जल रही होती है। वो फीमेल ऑफिशियल उसके पीछे खड़ी ये सब चुपचाप देख रही होती है। थोड़ी देर बाद जियांग चेन अपनी आंखें खोलता है और वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। वो ऑफिशियल उसके पास आती है और उस टेक्स्ट वॉल की तरफ देखते हुए पूछती है कि उसने आखिर यहाँ पर बैठकर कितना वक्त गुजारा होगा। जियांग चेन एक ठंडी आवाज में जवाब देता है कि जब इस लैंप का आयल पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया होगा तब वो इस घने अंधेरे में अकेला बैठा रहा होगा। वो यहाँ पर तब तक बैठा रहा जब तक मौत ने उसे अपने गले नहीं लगा लिया। वो ऑफिशियल जियांग चेन की आंखों में देखती है और एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो ये डेवॉर टैलेंट है, क्या उसने तुम्हारे अंदर भी वैसी ही प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए हैं जैसे उसने इस दीवार पर लिखा है। जियांग चेन बिना किसी झिझक के कहता है कि हाँ। वो ऑफिशियल थोड़ी परेशान होकर पूछती है कि तुम्हें कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग आती है। जियांग चेन अपने दिमाग को थोड़ा रब करता है और कहता है कि मुझे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। एक स्प्लिट सेकंड के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये बोलते ही जियांग चेन अपने कपड़ों के अंदर से वही एक मेटल का टोकन निकालता है जो उस हेवेंस आई के ऑफिशियल ने उसे दिया था। वो ऑफिशियल उस टोकन को देखती है और उस पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ती है। वो हैरानी से कहती है कि नानयुआन फॉरबिडन लैंड, तुम्हें ये टोकन वहाँ का मिला है। वो आगे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि वो जगह कोई आम जगह नहीं है। आज से ठीक 20 साल पहले हेवेंस आई ने उस जगह को एक एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्टेड और फॉरबिडन जोन डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफिशियल या पावरफुल अवेकनर क्यों ना हो। वहाँ जाना सबके लिए सख्त मना है। जियांग चेन उस टोकन को अपने हाथ में घुमाता है जिसके ऊपर रिटर्न यानी वापस आने का वर्ड लिखा होता है। ये वही वर्ड था जिसके बारे में उस स्केलेटन ने दीवार पर लिखा था कि यही एक लौता तरीका है इस पैरासाइट से बचने का। जियांग चेन उस टोकन को वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और पलटकर उन एंशिएंट सीढ़ियों की तरफ चलने लगता है जहाँ से वो नीचे आए थे। वो ऑफिशियल उसके पीछे भागती हुई आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में उस नानयुआन फॉरबिडन लैंड में जाने का प्लान बना रहे हो? अगर तुम वहाँ गए तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम्हें ये जानने का बिल्कुल भी शौक नहीं है कि आखिर उस जगह को फॉरबिडन जोन क्यों बनाया गया था? वहाँ पर ऐसा क्या खतरा है? जियांग चेन सीढ़ियों पर चलते हुए रुक जाता है। वो पलटकर उस ऑफिशियल की तरफ नहीं देखता, बस अपनी साइड प्रोफाइल से एक बहुत ही डिटर्मिन्ड और कोल्ड लुक देता है। वो कहता है कि चाहे वहाँ पर जो भी खतरा हो, मुझे वहाँ जाना ही होगा क्योंकि मेरे सारे सवालों का जवाब और मेरे बचने का रास्ता वहीं पर मौजूद है। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही ऊपर का मैसिव रिफ्ट दिखाया जाता है। सुबह का वक्त हो चुका होता है और आसमान में थोड़ी रोशनी आ गई होती है। जियांग चेन का वो जायंट डार्क वुल्फ अभी भी वहीं उस रिफ्ट के बिल्कुल किनारे पर बैठा होता है। उसकी ग्लोइंग ब्लू आंखें बिल्कुल शांत होती हैं और वो अपने मास्टर का वापस आने का इंतजार कर रहा होता है। और इस सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।